नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, प्रकरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो निबंध है, संस्करण है एक कुत्ता और एक मैना। यहाँ पर इसका हम आज भाग 2 पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो पहला भाग पढ़ा उसमें यानी लेखक परिचय पढ़ा है और हमने यह जाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखा है या जो संस्करण लिखा है एक कुत्ता और एक मैना, इसमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया गया है और पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार किया है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बरामदे में एक यूथ भ्रष्ट यानी अपने समूह से निकाली गई एक मैना का वर्णन किया है, एक पक्षी का वर्णन किया है और एक जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो कुत्ता है वो उनके शांति निकेतन को में जो उनका आश्रम है उसे छोड़ करके शांति निकेतन में ही उत्तर दिशा में जो उनका 3 मंजिला मकान है, वहाँ पर जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चले जाते हैं तो कुत्ता किस प्रकार से पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है और गुरुदेव के सामने खड़ा होकर के अपनी पूंछ हिलाता है, प्रेम प्रकट करता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कुत्ते पर हाथ फेरने पर कुत्ता आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पर पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रकट हुआ है। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे और यहाँ पर देखते हैं भाग 2 में हमारा जो राष्ट्रगान लिखा है या राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे हम देखते हैं और पढ़ते हैं भाग 2 में, यानी जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में अपने आश्रम को छोड़ करके और उत्तर दिशा में स्थित अपना जो एक मकान है 3 मंजिला, वहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर से शांति निकेतन से वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी और गुरुदेव के अस्वस्थ होने पर वो वहाँ जाना चाहते थे, अकेले रहना चाहते थे, इसीलिए वो आश्रम छोड़ करके और अपने 3 मंजिले जो उत्तर दिशा में बना हुआ है मकान में चले जाते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 81 है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उस मैना और कुत्ते पर कविता लिखी, अपनी संवेदना प्रकट की है कविता के माध्यम से। यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ता हूँ तो मेरे सामने श्री निकेतन के 3री मंजिल यानी जो आश्रम छोड़ करके वो गए थे शांति निकेतन, वहाँ से वो जो तितले यानी 3 मंजिला मकान जो है वहाँ की प्रत्यक्ष घटना मेरे सामने आ जाती है। लेखक ऐसा क्यों कहता है और वो कौन सी घटना है? तो जब लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए उनके मकान पर पहुँचते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि कुत्ता जिसे छोड़ करके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आ गए थे, किस प्रकार वहाँ से वो 2 मील पैदल चलकर उसी मकान पर आ गया और गुरुदेव का प्रेम पाकर के किस प्रकार से आनंदित होता है, यह देख करके लेखक के सामने यह घटना प्रत्यक्ष हो उठती है। वह
हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। लेखक कहता है कि 2 मील की दूरी पार करके और कुत्ते का वहाँ पर आना एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। यानी वो जो घटना घटित हुई, कुत्ते का गुरुदेव के पास आना और उनका प्रेम पाकर अत्यधिक आनंदित होना, उनके सामने आकर के पूंछ हिलाना, एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते के आश्रम में लाया गया, यानी जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है और उनके जो शव यात्रा है वो कलकत्ता आश्रम में लाया गया, उनका शव। उस समय भी न जाने किस सहज ज्ञान के बल पर कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक यानी उत्तर दिशा तक गया। यानी हुआ है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाने पर जैसे अन्य आश्रमवासी उनके शव के साथ गए, अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए, वैसे ही यहाँ पर जो उनका कुत्ता था वो भी साथ में गया। आश्चर्य है, आचार्य श्री मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। यानी जिसमें शव को जलाया जाता है और कलश में जो भस्म रखी जाती है उसके पास वो तोता, वो कुत्ता बहुत देर तक बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। लेखक कहता है कि इससे पहले मुझे और दूसरी घटना भी याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था, इतना मेल मिलाप नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। यह तो हुई कुत्ते वाली घटना, यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में जो कुत्ता रहता था, किस प्रकार से उस कुत्ते को प्रेम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से और किस प्रकार से गुरुदेव के प्रति उस कुत्ते ने सहानुभूति प्रकट की। यहाँ तक कि अंतिम शव यात्रा में भी वो कुत्ता शामिल हुआ और उनके चिताभस्म का जो कलश था उसके पास उदास होकर के बैठा रहा। यह पहली घटना लेखक के सामने प्रत्यक्ष रूप से लेखक इसे अनुभव करते हैं। और इसके बाद दूसरी घटना लेखक को याद आती है, वो क्या है? उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकलते थे। मैं एक दिन उनके साथ गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए बगीचे में टहल रहे थे। कहने का अर्थ है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्हें प्रकृति से भी अत्यधिक प्रेम था। जब वो अपने बगीचे में घूमने के लिए निकलते थे तो एक एक पेड़ पौधे को और एक एक पत्ती को बड़े ध्यान से देखते थे और एक अध्यापक भी साथ में थे, उससे बातें करते हुए जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बातें और उन महाशय अध्यापक की बातें। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोई
मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था कि कौवे जो है सभी जगह दिखाई देते हैं, लेखक का मानना है। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या फिर अपने देश से दूसरे देश को जाना, दूसरे स्थान पर जाना या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्य से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ, से शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। यहाँ की दूसरी घटना, पहली घटना कुत्ते वाली बताई, दूसरी घटना जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कौवे की बताई है। जब गुरुदेव अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, एक एक पेड़ पौधे की फूल पत्तियों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पर कौवे नजर नहीं आए। उन्होंने अपने साथी लेखक और अध्यापक जो साथी थे उनसे कहा कि क्या कौवे भी प्रवासी होते हैं, यानी दूसरी जगह से आते हैं और जाते हैं, तो वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गुरुदेव जो थे वो प्रकृति प्रेमी भी थे। ये लेखक के सामने गुरुदेव की दूसरी घटना जो लेखक को याद आती है। एक दूसरी बार मैंने सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। लेखक कहता है कि एक दूसरी बार एक और घटना के बारे में बता रहे हैं। मैं सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित हुआ। उस समय एक लंगड़ी मैना खुदक रही थी, यानी मैना पक्षी है, पक्षी का नाम है तोता मैना, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर एक लंगड़ी मैना खुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ पृष्ठ है। यहाँ पर यूथ पृष्ठ का अर्थ होता है अपने समूह से निकाल दी गई हो, यानी वो मैना जिसे अपने समूह से निकाल दी गई हो, या फिर कवि की कल्पना है लेखक की कि वो जो है विधवा होने के कारण या फिर अपने पति के वियोग में अलग ही रह रही थी, वो यूथ पृष्ठ यानी अपने समूह से निकाल दी गई थी। रोज फुदकती थी। ठीक यही आकर मुझे उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ध्यान दीजिएगा कि मुझे उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। करुण यानी दया का भाव। ऐसा क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि वो जो मैना थी, वो जो पक्षी था, मैना जो पक्षी थी, वो अपने समूह से अलग की हुई थी। उसके एक पैर नहीं था और बिल्कुल चुपचाप उदासी वो बरामदे में फुदकती रहती थी। तो यहाँ पर यह देख करके और गुरुदेव को उस पर दया आ गई, इसीलिए यहाँ पर उनके मन में करुणा का भाव दिखाई दिया। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, यानी जो मैना पक्षी है वो दया की भावना, करुणा की भावना दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। वह दूसरों पर अनुकंपा ही यानी दया ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। लेखक अपने बारे में बताते हैं, मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी थी। सुराख होती है जगह, यानी दीवारों में कुछ कुछ जगह छोड़ी हुई थी। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति यानी पति पत्नी दोनों नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे, यानी वहाँ पर एक जोड़ा था मैना का, वो उस मकान की दीवार की सुराख में आकर के और वहाँ रहते थे, अपनी गृहस्थी जमाया करते थे।
तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते थे, यानी एक एक तिनका और चिथड़े इकट्ठे करके वो मेना दंपति वहां पर ढेर लगा दिया करते थे। कहाँ पर? जहाँ लेखक रहता था। भले मानुष गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते, यानी गोबर के टुकड़े भी वो लेकर के आते थे। हैरान होकर आश्चर्य से हम सुराखों में ईंटें भर देते थे। फिर लेकर उन जो जगह थी दीवार में वहां पर लेकर ईंटें लगा देता था, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते थे। जितनी जगह दीवार में बचती थी उसी जगह का उपयोग मेना दंपति कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक ही होते हैं कि किस प्रकार से वो अपना आशियाना बनाते हैं, अपना आश्रय स्थल बनाते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया, पर यानी पंख अपने ही पंखों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर विजात कोशी वाणी में गान शुरू कर दिया, यानी फिर गाना शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। अचानक किसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर के वहाँ उपस्थित हुए तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता था। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुरा करके हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि मैं उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। यहाँ पर मुखातिब यानी संबोधित होकर के है इसका अर्थ। और देखिए यहाँ पर लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जब लेखक 3-4 साल बाद मकान बदल करके दूसरे मकान में रहने लगे तो वहाँ पर एक मेना दंपति का जोड़ा रहता था। मेना दंपति रहता था, यानी मेना का जो जोड़ा था दोनों वो साथ में रहते थे और उस दीवार में कई छेद थे तो उनमें जो है वो अपना आशियाना बनाते थे। मेना दंपति जो है गोबर और चिथड़े तिनके ला करके वो इकट्ठा करके अपने रहने के लिए घर बनाते थे। फिर लेखक उन्हें निकाल देता, लेकिन उनमें ईंटें लगा देता, थोड़ी जगह बचती उसमें भी वो अपना आशियाना बना लेते थे। और जो मेना है उसके लिए कहा गया है पक्षियों में भी प्रेम होता है और करुणा भाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर मेना जो है एक तिनका लेकर आती और उस जगह में रख करके जहाँ वो अपना आश्रय स्थल बना रहने का स्थान और अपने चोंच को अपने पंखों में छुपा लेती थी और कुछ गाने लगती थी। फिर इतने में ही पतिदेव वहाँ से यानी मेना दंपति उसका जो प्रिय था वो तिनका लेकर के आता था और फिर दोनों किस प्रकार से प्रसन्न होते थे यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर लेखक के सामने जो पहली घटना थी वो थी गुरुदेव के आश्रम छोड़ करके और अपने यानी शांति निकेतन में ही उत्तर दिशा में जो उनका 3 मंजिला मकान था वहाँ पर चले जाना और पैदल चल करके कुत्ता भी उनके वहाँ पर उसी मकान में जहाँ गुरुदेव रहने लगे पहुँच जाता है। किस प्रकार से मान में प्रेम और सहानुभूति प्रकट होती है इस पाठ में दिखाया है। यहाँ पर दूसरी घटना लेखक के सामने जो प्रत्यक्ष रूप में लेखक के सामने उपस्थित हुई वो है कि एक मेना जो है वो एक लंगड़ी है यानी कि एक पैरी है और किस प्रकार से वो बरामदे में फुदकती रहती
किया है उसे ऐसा लगता है जैसे समूह में से निकाल दिया गया हो, युद्ध पृष्ठ हो, समूह में से निकाल दिया गया हो, या फिर विधवा और ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पर लेखक को भी उसी से संबंधित जो अपने जीवन में घटना घटित होती है उसकी याद आती है कि एक बार लेखक के भी जहाँ लेखक रहते थे उसी मकान में मैना दंपति रहते थे, तो वहाँ पर भी ऐसी घटना घटित होती थी। वो मैना दंपति एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से प्रेम प्रकट करते थे और रहने के लिए अपना आशियाना उन्होंने बनाया, एक एक तिनका, एक एक चिथड़ा और यहाँ तक कि गोबर के टुकड़े भी वो लेकर के आते थे। तो ये घटना जो है यहाँ पर लेखक के सामने उपस्थित हुई और इसका जो भाग 3 है आगे